नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और सभासद प्रत्याशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री राम सेवक सभा प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न निकायों में जिस तरह जनता ने भाजपा के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और नैनीताल सहित सभी निकायों में भाजपा को भारी अंतर से जीत भी मिलेगी। हमारे सब कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं और सभी निकायों में भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य के अंदर जो लोगों का मैं जोश देख रहा हूँ, समर्थन देख रहा हूँ, हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे सर। हमारे सब उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। निकाय चुनाव में जारी किए गए बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा बताया। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गर्मा महाराज दसौनी ने कहा कि पिछले 15 सालों से देहरादून निगम बोर्ड इनका है, फिर ये वादे 15 साल में क्यों नहीं किए गए, किसने इनको रोका था। भाजपा ने भी कांग्रेस को इसका जवाब दिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया है और आगे प्रदेश के 11 निकायों के लिए विकास कार्यों का संकल्प भी लिया है। सवाल हमारे 3 हैं कि पिछले 15 सालों से नगर निगम देहरादून में आपका राज था, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का बोर्ड था। इन सारे दावे वादों को पूरा करने के लिए आपको किसने रोक रखा था। दूसरा सवाल है हमारा कि आपकी उपलब्धियां क्यों नदारद हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड कहां है, आपने स्मार्ट सिटी के 1600 करोड़ रुपए कहां खर्च किए, कौन से कार्यों पर करे, वो उसका लेखा जोखा या उसका जिक्र तक क्यों नहीं है इसमें स्मार्ट सिटी का। और तीसरा हमारा सवाल ये है कि आपने क्यों ये जो यूसीसी से लेकर तमाम झूठ इसमें बोल रखे हैं जो कांग्रेस की सरकारों में ऑलरेडी होते थे। और ये नगर निगम के काम ही है कूड़ा उठान करना, गाद साफ करना, नाली सफाई करना, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, ये सारा तो नगर निगम का ही काम है। पर्यावरण को लेकर हरा भरा शहर बनाने के लिए आपका क्या विजन है, टाउन प्लानिंग को लेकर आपकी क्या दृष्टि है। अपने संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो अभी तक किया है उसको हमने दर्शाया है और आगे हमारा संकल्प क्या है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों बातों को हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जारी किया है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न उठाना, किसी तरह का जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल निराधार है। और जो लोग इस बात को कहते हैं वो भी तो अपना संकल्प बताएं, वो भी तो अपनी जो उनकी दिशा है, जो उनकी अपनी जो है करने की मंशा है, उसको भी तो प्रदर्शित करें। हमने तो प्रदर्शित कर दिया है, हमने जो है उसको लिखित रूप में जारी किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां अध्यक्ष रहे हैं और जहां हमारे अध्यक्ष नहीं भी रहे, वहां हमारे उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सभी निकायों के जो विकास करने की दिशा तय की है, हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से उस दिशा को दर्शाया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच मलिन बस्तियां एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनती नजर आ रही हैं। जहां कांग्रेस एक और भाजपा पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने और मालिकाना हक न देने का आरोप लगा रही है, तो भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि जब तक बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। सभी को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से छत दी जाएगी। खैर, दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मलिन बस्तियां एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि निकाय चुनाव का पासा पलटने में खासी भूमिका भी निभाती है और ऐसे में कोई भी इस वोट बैंक को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लिहाजा मलिन बस्तियों का फैसला अभी कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा निरंतर फैलाई जाती रही है। केदारनाथ विधानसभा में भी कांग्रेस के द्वारा कई तरह के भ्रामक प्रचार किए गए। मलिन बस्तियों में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, सरकार उनके सुनियोजित पुनर्वास की व्यवस्था होने के बाद ही उनको हटाने की बात करेगी, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही हैं। और मलिन बस्तियों के जो गरीब तबका है, जो साधनहीन लोग हैं, उनको हम प्रधानमंत्री आवास के तहत और अन्य योजनाओं के तहत उनकी जब रहने की समुचित व्यवस्था हो जाएगी तो फिर उनको हटाने के विषय में तब बात करेंगे। हम किसी को भी बेघर नहीं होने देना चाहते हैं। हम किसी को भी जो है किसी भी, चाहे कोई अतिक्रमण हो या अन्य चीज हो,
उसके नाम पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा महाराज सोनी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा से बात करते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा महाराज सोनी ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया है। उस पर निशाना साधते उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने एक प्रेस का भी आयोजन किया है। क्या कुछ बिंदु रहे हैं, सीधा बात कर लेते हैं मैम से। मैम, बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कल निकायों के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है, उस पर आप लगातार निशाना साध रहे हैं, तो क्या है मुख्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो 24 सालों में पहली बार संकल्प पत्र जारी किया है, और ये मजबूरी क्यों आन पड़ी कि उसको संकल्प पत्र जारी करना पड़ा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भली भांति बता सकते हैं। लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है वो ये कि जितने उनके टिकटार्थी थे, जितने लोग संभावित उम्मीदवार थे, वो टिकट से वंचित होने के बाद नाराज हो गए हैं और हाइबरनेशन में चले गए हैं। वो किसी बिल में घुस गए हैं, बाहर कोई निकल नहीं रहा है पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार के लिए। इसलिए उनको लग रहा है कि जनता की आंखों में शायद वो संकल्प पत्र के जरिए ही धूल झोंक सकते हैं। ये संकल्प पत्र हमने पढ़ा, ये संकल्प पत्र जो है ये झूठ का पुलिंदा है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इसका मैंने सिलसिलेवार और बिंदुवार आज यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से डायसेक्शन किया, पोस्टमार्टम किया और बताया कि किस तरह से झूठ बोला गया। पहला ही बिंदु आप देख लीजिए, इसमें पहला बिंदु है यूसीसी लाने वाला पहला राज्य। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या यूसीसी लागू हो गया राज्य के अंदर? तो झूठ क्यों परोस रहे हैं आप? जब लागू ही नहीं हुआ है तो झूठ नहीं परोसना चाहिए था। फिर आपने इसमें लिखा है हम पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ की जनता और यहाँ विपक्षी दलों से को आपने वंचित कर दिया धरना स्थल से। पहले गांधी पार्क में धरना होता था, वहां आपने प्रतिबंध लगा दिया। फिर परेड ग्राउंड में धरना होता था, वहां आपने प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसके बाद आपने एकता विहार फेंक दिया सबको, जिसका आपने कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया है। वहां कितना जल भराव होता है, कितने कीड़े मक्खी मच्छर और डेंगू का प्रकोप रहता है, ये तो वहां धरना देने वाले आप बेरोजगार संघ के बच्चों से पूछिए। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब इस घोषणा पत्र में कह रही हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। जब अपराधों में इतनी बढ़ोतरी हो गई, खुलेआम हत्या हो रही, डकैती हो रही, लूट हो रही, दुष्कर्म हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, 15 सालों से आप काबिज हैं यहाँ। मैं सबसे बड़ा सवाल तो यही पूछना चाहती हूँ कि इस संकल्प पत्र से स्मार्ट सिटी का नाम नदारद क्यों है, क्यों जिक्र नहीं है? भाजपा एक बात कह रही, कांग्रेस डरी हुई है, अपनों से लड़ी हुई है, लड़ रही है। उसको कांग्रेस को हम वहीं देख रहे हैं, डरी हुई, अपनों से लड़ती हुई। इसके आगे कांग्रेस पार्टी देखिए आजादी के आंदोलन की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस संघर्ष करना जानती है, सड़कों पर उतरना जानती है। पैर में छाले तो भारतीय जनता पार्टी के आ जाते हैं सड़कों पर उतरकर, क्योंकि इनको तो केवल कुर्सी चाहिए और इनको केवल पद और प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता तो सड़कों पर उतर के संघर्ष कर ही रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं अपनी सत्ता जाने का डर जरूर सता रहा है और बार बार छोटी सरकारों को, निगमों को और पंचायतों को के चुनावों को मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण तो बता रहे हैं, लेकिन 1.25 साल निकाय के चुनाव में देरी और अब पंचायत के चुनाव में देरी क्यों हो रही है, ये बताने से इनकार कर रहे हैं। 25 तारीख कैसे देख रहे हैं? मैं 25 तारीख को कांग्रेस के लिए एक नई किरण के रूप में देख रही हूँ। सूरज की एक नई किरण, एक कोपल फूटेगी और कहीं ना कहीं ऊर्जा और उत्साह में संचार होगा। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी, जिन्होंने साफ कहा है पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस निकाय चुनाव लड़ रही है। वहीं 1 से 2 दिन में उनका संकल्प पत्र भी जारी हो जाएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुण सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चे हर साल बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि राज्य में 2 बच्चों की सीट थी, जिसमें कि प्रीति तपाली का चयन हुआ है। परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है और इसमें गत वर्ष 11% था ही और बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो
उसमें चूंकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था। तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था। और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था। परीक्षा पे चर्चा का उत्तरकाशी में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के तहत गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, नगर निकायों में भी भाजपा की सरकार बनानी है। हालांकि ट्रिपल इंजन सरकार रहेगी तो विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए तो वे 5 साल तक बहाने ही बनाते रहेंगे। भाजपा ने लोगों से प्रत्याशी किशोर भट्ट के लिए समर्थन भी मांगा। हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रत्याशी यहाँ पर किशोर भट्ट है और हम जनता से यही निवेदन और अपील करना चाहेंगे कि वो उत्तरकाशी शहर जो चारों धाम का जो पड़ाव है, अगर यमुनोत्री और यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्री जाता है, यहीं से गुजर के जाता है, तो हमारा उत्तरकाशी शहर जिसकी स्थिति बहुत लचर है और इसको अच्छा करने की जरूरत है। मैं इसके लिए दिन रात प्रयासरत हूँ और जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार हमारे शहर की चिंता करते हैं, उसी तरह से मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, जो विकास की रूपरेखा है, अगर हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार, नगर पालिका का बोर्ड और नगर पालिका अध्यक्ष हमारा बनता है, तो उत्तरकाशी में चाहे स्थापत्य का मामला हो, चाहे कूड़े का निस्तारण का मामला हो, चाहे जुसाड़ा में जल भराव का मामला हो, मैं आपको सिविल लाइन का मामला हो, इन समस्याओं के लिए हम मिलकर काम करेंगे। रुड़की की नगर पंचायत भगवानपुर से भाजपा अध्यक्ष प्रत्याशी रचित अग्रवाल को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 6 में सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी के साथ कई दिग्गज नेता नजर आए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान रचित अग्रवाल ने भाजपा की जीत का दावा किया। वहीं सुबोध राकेश ने कांग्रेस विधायक को राजनीति में बच्चा कहा। साथ ही कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर आरोप भी उन्होंने लगाए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, ये हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है, धरातल पे बात करनी चाहिए। और ऐसा कोई समाज नहीं है जो एक तरफा के किसी भी पार्टी पे या किसी भी व्यवस्था में कहीं जाता हो। पूरी तरह से व्यवस्था के साथ जितने भी अपने समर्थक, अपने साथी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। ऐसा आग्रह अपने अपने लोगों से हमने किया है। तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ चुनाव अभी आगे बढ़ रहा है और 23 तारीख में बहुत मजबूती के साथ ही भाजपा के पक्ष में वोट भी डलने वाला है। जो मेरे वोटर है वो पहले भारतीय जनता पार्टी है, वो व्यवस्था अलग नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं आया हूँ। जब पेटियां खुलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, रचित अग्रवाल को, जो प्रत्याशी है, उसे कितनी भारी मतों से यहाँ सर्व समाज ने वोट दिया है, ये सबको उस 25 तारीख को जब खुलेगा, जब पता लगेगा। ये आज सर्व समाज द्वारा व प्रजापति समाज द्वारा यहाँ पे एक सभा का एक आयोजन किया गया था और मैं बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने मेरे वजन के बराबर लड्डुओं में तोला है। उसके लिए मैं इनकी दिल की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करता हूं। चुनाव में ख्याली पुलाव तो लोग पकाते रहते हैं। ये चेहरे आपके सामने बैठे हैं, ये जनता आपके सामने बैठी है। आज सर्व समाज का, मेरे प्रजापति समाज का, मेरे कश्यप समाज का, मेरे पाल समाज का, खटी समाज का और मेरे जितने भी समाज हैं, चाहे धोबी समाज हो, अन्य समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, चाहे मेरे चमार समाज हो, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ समर्थन देने की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे बैठे हैं और लोग अपने अपने विचार हैं, वो उन्हें आज़ादी है, प्रजातंत्र है, अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात रख रहे हैं लोग। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता से कोई छिपा नहीं है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दूसरा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कि मास्टर ट्रेनरों ने मतदान कार्मिकों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों के साथ साथ निर्वाचन सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही गया और पीठासीन और मतदान अधिकारियों को मतपेटी को खोलने और सील करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो प्रदेश में एक बार फिर ठंडक बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जनवरी को मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 17 जनवरी को मौसम साफ रहने वाला है। 18 जनवरी से प्रदेश के कुछ जिलों में
हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, वहीं अन्य क्षेत्रों में क्लाउडिंग देखने को मिल सकती है। देखिए 15-16 तारीख के लिए बोला था कि एक वीक सिस्टम है, पश्चिमी विक्षोभ वो निकलेगा, उसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो 15 की नाइट से और या आज अर्ली मॉर्निंग से आप देख रहे हैं थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई है, तो हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है प्रदेश में। बर्फबारी जहां तक सवाल है तो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहीं पर है, और करीब 1 से 2 इंच तक जो इस तरह की बर्फबारी वो देखने को मिल रही है 2500 मीटर एंड अबाव में। और बाकी जगहों में देखेंगे तो हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश है, 1 mm, 2 mm, 5 mm इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है। तो आज 16 को भी एक्टिविटी रहने वाली है, तो 16 को भी आप कहेंगे कि प्रदेश में अनेक जगहों तक में जो है हिल्स में खासकर आपको हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश है वो देखने को मिलेगी, और साथ में जो बर्फबारी है वो भी 2400-2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है। देखिए 15-16। अगली खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्र में आज फिर से एक बार वॉलीबॉल की प्रतियोगिता लगी गई, जहां मौसम ने करवट ली है। जवान और होमगार्ड के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जैसे कि हम बात कर रहे थे। वहीं बात की जाए पर्यटकों की, तो हर्षल वैली में भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो वहीं जवानों के द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं रामनगर में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुमाऊं मुख्य वन संरक्षक का घेराव किया। ग्रामीणों ने अपनी मांग रखते हुए घटनाओं की जानकारी दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर वन विभाग की मांगे पूरी नहीं करते तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं कुमाऊं मुख्य वन संरक्षक धीरज पांडे ने बताया कि मानव वन्य जीव संघर्ष की काफी घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर वन विभाग इन घटनाओं से निपटने का काम कर रहा है। 3 जगह जो है बागों में जो है इंसानों के जो है, इसी सिलसिले में हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो बागों की संख्या पूरे उत्तराखंड के अंदर और खासकर जो रामनगर का ऑर्बिट रिजर्व है इसके चारों तरफ बागों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन बागों को दूसरी जगह आप इनको शिफ्ट कीजिए, और उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल 16 बाग शिफ्ट किए यहाँ से, इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है हम लोगों की जो डिमांड है उस डिमांड पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने उन्हें ये भी कहा कि जो 25 लाख का मुआवजा है उस 25 लाख के मुआवजे को जो हमारी डिमांड है उसको आप बढ़ाइए, तो वो कहते हैं हमारी इस तरह से विचार चल रहा है। राई के हमारे जो वन क्षेत्र हैं वो मानव वन जीव संघर्ष की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। ये शुरू से ही ये बात लगातार हमारे संज्ञान में रही है। हमारे वन कर्मी इसके लिए तैयार हैं, इसके लिए टीम्स हमने डिप्लॉय करी हुई हैं, जो QRTs हैं वो भी इसके लिए तैयार हैं। स्थानीय ग्रामीणों के साथ भी हम लोग बैठक कर रहे हैं, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वो तराई के डिविजन्स हों, रामनगर के का क्षेत्र हो, उसके आसपास भी, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की परिधि में भी जो कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स हैं उन पर भी हमारी पैनी नजर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये टाइगर ट्रैंकुलाइज किए जाएं। और प्रदेश में चारधाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है और धामों की कैपेसिटी के मुताबिक यात्रियों को वहां भेजने की बात हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही वह स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए, और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए देहरादून से फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। इस ट्रेन में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य, 12 स्लीपर, एक कोच AC थर्ड और AC सेकंड के होंगे। बता दें कि उत्तर रेलवे मंडल ने देहरादून वासियों को महाकुंभ में पहुंचाने के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन दून फाफामऊ एक्सप्रेस शुरू की है। महाकुंभ के उपलक्ष्य में देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए, और ये प्रयागराज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फाफामऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये, और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने का टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये हाँ 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर,
और वापस ये देहरादून आएगी, देहरादून पहुंचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से देहरादून से। 6 ट्रिप है आपके, इनकी डेट्स है कि आपके जनवरी में है 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन जनवरी में है। उसके बाद फिर फरवरी में है 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख। टोटल 6 ट्रिप जाने की है और वैसे 6 ट्रिप वापसी की भी है। जनवरी में है आपके 19 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, इन 3 दिन वहां से भी आएगी। और फरवरी में 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख और रुड़की में निकाय चुनाव को लेकर अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में थाना प्रभान कलियर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास एक कार भी बरामद किया, लेकिन उनका एक साथी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि चेकिंग अभियान के तहत इमली खेड़ा भगवानपुर रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो मौसम ने करवट लेते हुए अल्मोड़ा में ठंड का असर बढ़ा दिया है। देर रात से हो रही बारिश और कोहरे ने इलाके को ठिठुरन भरी ठंड की चपेट में ले लिया है। ठंड बढ़ने से स्थानीय लोग गर्मी पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह सुबह कोहरे की चादर और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। लोग घरों में दुबके हुए हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड के चलते व्यापारिक गतिविधियां भी अब धीमी हो गई हैं। कल देर रात से बहुत बारिश हो रही है और अभी सुबह तक बहुत बारिश थी, अभी भी चल रही है और ठंडा बहुत है। लोग अलाव जलाने में मजबूर हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाते ही सहारा ले रहे हैं। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि। मजबूर है।